हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 12th के केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आ चुके हैं, जिसका नाम है राउल्ट का नियम। दोस्तों, इस वीडियो में राउल्ट का नियम इतने अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं ताकि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, राउल्ट का नियम समझने के लिए सबसे पहले आपको इस फिगर पे ध्यान देना है। इस फिगर को बना करके आप आसानी से इसके नियम को भी लिख सकते हैं और एग्जामिनर की नजर में एक अच्छा इंप्रेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको जितनी सी बातें बताई जा रही हैं उन सभी बातों पर ध्यान दीजिए। सारी बातें आपको इजिली समझ में आने वाली हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लिए तो ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। ठीक है, तो फिगर में आप देखिए दोस्तों, फिगर में अगर आप देखेंगे तो फिगर में आपके पास एक बीकर है जिसमें हमने यहाँ पे पानी भरा है और पानी को हम विलायक कहेंगे। ठीक है, तो इस विलायक में जो वाष्प दाब है पी नॉट है। ठीक है, यहाँ पे जो दाब लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, इसको हम पी नॉट मानते हैं। एक अवाष्पशील पदार्थ को जब इस पानी में मिलाते हैं तो एक विलयन बनता है जिसके हम वाष्प दाब को पीएस मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये दो चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो आप इसके नियम को आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए, जो राउल्ट का नियम है वो ये कहता है कि जो हमारे पास अवाष्पशील पदार्थ है ना, इसको घोलने पर जो विलयन बन रहा है, इस विलयन में अगर मान लीजिए ये विलयन बन रहा है तो कोई अवाष्पशील पदार्थ है तो ये विलयन बनेगा तो इसके वाष्प दाब में क्या आएगी? कमी आएगी, अवनमन होगा। ठीक ना, अवनमन का मतलब होता है कमी। तो इसके वाष्प दाब में क्या होगी? कमी आएगी। इस विलयन के जो विलयन बन रहा है इसके मिलने से उस विलयन में क्या आएगी? वाष्प दाब में कमी आएगी। तो जो वाष्प दाब होगा ना, वाष्प दाब में जो कमी होगी वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होगी। यही बात कहा था राउल्ट ने। अब इसी चीज को हम जो है यहाँ पे सही से लिख लेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार यानी कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। देखिए हमारे पास यही कह रहा है कि किसी भी मान लीजिए विलायक है तो विलायक में अवाष्पशील पदार्थ जब घोलेंगे तो घोलने पर एक विलयन बनेगा तो विलयन के वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन की बात कर रहा है। ठीक है, तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा उसका अपेक्षिक अवनमन होगा। अवनमन का मतलब कि जो वाष्प दाब होगा उसमें कमी आएगी। ठीक है, तो ये जो होगा हमारे पास विलय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। क्या होगा? विलय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको सूत्र के द्वारा कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिए दोस्तों। अगर आप फिगर समझ गए तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए पी नॉट पहले से था तो पी नॉट लिखना है, माइनस का पीएस लिखना है। पी नॉट क्या है हमारे पास? जो विलायक था ना पानी, इस पानी पे पानी का जो वाष्प दाब था उसी को तो पी नॉट कहते थे। तो पी नॉट क्या था यहाँ पे? पानी का वाष्प दाब था। ठीक है, अब अगर पीएस की बात करें तो ये हमारे पास क्या है? विलयन का वाष्प दाब है। अगर पी नॉट की फिर से बात करें तो ये हमारे पास क्या है? विलायक का वाष्प दाब। तो पी नॉट माइनस का पीएस अपन में पी नॉट हो जाएगा बराबर, ये किसके बराबर? ये हमारे पास क्या है? टोटल को हम बोलेंगे वाष्प का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है विलयन के, तो ये हमारे पास हो गया पी नॉट माइनस का पीएस अपन में पी नॉट। ठीक है, बराबर में क्या करेंगे? एन अपन में एन प्लस में कैपिटल एन लिखेंगे। अब इसको हम बोलते हैं मोल प्रभाज। ठीक है, ये जो विलय है इस विलय का मोल प्रभाज एन अपन में एन प्लस में एन हो जाएगा, कैपिटल एन। ठीक है, अब स्मॉल एन की बात करें तो स्मॉल एन जो है हमारे पास विलय के ग्राम अणुओं की संख्या है और कैपिटल एन की बात करें तो ये विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसको लिख भी देना है यहाँ पे, जहां पे जो पी नॉट है, यहाँ पे जो पी नॉट हमने लिखा है इसको हम क्या कहेंगे? विलायक का वाष्प दाब है। पीएस की बात करें तो विलयन का वाष्प दाब है। स्मॉल एन की बात करें तो विलय के ग्राम अणुओं की संख्या है और कैपिटल एन की बात करें तो विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई। आपको ये फिगर जरूर बनाना है दोस्तों। ठीक है, इस नियम को लिखने के लिए आपको इस फिगर को बना करके ही लिखना है, जिससे कि एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा एग्जामिनर के दिमाग में। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक तो बात हो गई राउल्ट के नियम की। अब जो है हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि राउल्ट के नियम के साथ साथ इसकी सीमाओं को भी लिखिए। तो इसके सीमाओं को भी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने 3 इनकी लिमिटेशंस लिखी हैं, इनको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखिए हेडिंग बनाना है राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाओं में क्या क्या लिखना है? पहली सीमा जो इसकी है, यह नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, यह जो नियम है यानी कि राउल्ट का जो नियम है केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है। ठीक है, अब बात करें दूसरी सीमा की तो यह केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर ही लागू होगा। कोई वाष्पशील पदार्थ जो है उससे विलयन बन रहा है तो उस पर लागू नहीं होगा राउल्ट का नियम। ठीक है, अब तीसरी जो लिमिटेशन है इसकी क्या है? वैद्युत अपघट्यों के विलयन पर यह लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। तीसरा भी हमारे पास क्या है? वैद्युत अपघट्यों के विलयन पर ये क्या होता है? लागू नहीं होता है। इन दो चीजों पर लागू होगा, जैसे कि अवाष्पशील पदार्थ पर ये लागू होगा और तनु विलयनों पर लागू होगा, लेकिन अपघट्यों के विलयन पर लागू नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीनों लिमिटेशन समझ में आई होंगी। राउल्ट का नियम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरीके की आप लोगों को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, किसी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत आ रही हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।